हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एवरेज ड्यू डेट। लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसमें हमने देखा था कि जो एक सेलर होता है जब वो किसी बायर को उधार पे माल बेचता है तो किसी वक्त या तो वो उसको क्रेडिट पीरियड देता है कि आप 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड है या 2 मंथ का क्रेडिट पीरियड है या 3 मंथ का क्रेडिट पीरियड है, इतना टाइम पीरियड बाद आप पे करो, अदरवाइज आपको फिर इंटरेस्ट लगेगा। या फिर क्या होता है, वो उसको बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता था, तो जो उस सेलर के लिए बिल्स रिसीवेबल बनता था और जो डेटर होता है उसके लिए वो बिल्स पेबल बनता है, और उसकी भी एक ड्यू डेट होती है। और अगर ड्यू डेट के वक्त पेमेंट कर दिया तो गुड, अगर उसके बाद पेमेंट कर लेता है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, और अगर पहले पेमेंट करता है तो उसको रिबेट मिलता है, डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच आर एग्रीड बाय बिटवीन द सेलर एंड द बायर। आज हम उसी का एक एक्सटेंशन लेंगे जिसका नाम है एवरेज ड्यू डेट। ड्यू डेट तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट की जाती है, जिसमें हमने पढ़ा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट्स जो अदर देन ऑन डिमांड है या प्रेजेंट एट साइट है या ऑन प्रेजेंटमेंट है, उनको छोड़ के, जो पेबल ऑन डिमांड है उनको छोड़ के जितने भी बिल्स है उनमें क्या करना है, जो भी ड्यू डेट आएगी उस पर 3 दिन ऐड करना होता है तो मैच्योरिटी डेट आएगा। तो आज हम ड्यू डेट पे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो हमें ड्यू डेट तो समझ आ जाएगा जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, उस पर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और एक ग्रिप आ जाएगी वहाँ तक, क्योंकि एग्जाम में कभी हो सकता है कि ड्यू डेट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए कि ड्यू डेट कैलकुलेट करो, तो वो हम आज पहले पार्ट में करेंगे। उसके बाद है एवरेज ड्यू डेट। अब एवरेज ड्यू डेट का, ड्यू डेट तो हमें समझ आ गया कि एक बिल है, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने एक सेलर है, सेलर ने एक बिल ड्रॉ कर दी 500 रुपये की, और ये सपोज ड्रॉ कर दी 1 जुलाई को, और 2 मंथ का पीरियड है, तो इसका ड्यू डेट क्या आएगा, 1/7 से लेके 2 मंथ, तो 1/8 1/9 और 3 दिन का ग्रेस पीरियड, 2 3 4, ठीक है, 2 3 4, तो इसका सपोज 4 सितंबर आ रहा है ड्यू डेट, जिसको हम मैच्योरिटी डेट भी बोल रहे हैं। तो अभी मैं इसको ड्यू डेट ही बोलूंगा आपके लिए समझाने के लिए। तो इस दिन अगर बायर पेमेंट करेगा तो वेरी गुड, अगर नहीं करेगा तो इसके बाद जब भी पे करेगा, इसके बाद जब भी वो पे करेगा, सपोज वो पे कर लेता है 31 मार्च को, तो इतने टाइम पीरियड के लिए क्या देना पड़ेगा उसको, सर इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वेरी गुड। अब दूसरी एग्जांपल लेता हूं मैं, सपोज एक और बिल ड्रॉ कर दी गई, क्योंकि अब रूटीन ट्रांजैक्शंस हो सकती है, नहीं ना, एक ही बार माल ले लिया और अगली बार नहीं ले लिया। सपोज दूसरा माल जो लिया, ये माल ले लिया इसने 1/9 को, 2 मंथ का क्रेडिट पीरियड है, तो 4/11 को उसको पे करना है। तो अगर 4/11 तक इसने पे कर दिया, वेरी गुड, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बट अगर 4/11 के बाद पे कर दिया तो इसको इंटरेस्ट लगेगा। बट अगर ये यहाँ पे 4/11 से पहले पे कर लेता है, सपोज 30 सितंबर को ही पे करता है, तो इसको क्या मिलेगा, रिबेट मिलेगा। ये हमने ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस कर दिया था कि जब डिफॉल्ट करता है ड्यू डेट पे तो एक ऑप्शन होता है रिन्यूअल का, जिसमें आप बढ़ाते हो बट आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है एक्सटेंडेड पीरियड का, और अगर आप पहले करते हो तो आपको रिबेट मिलता है। ये तो ठीक है। यहां पे हम क्या करने जा रहे हैं, हम ढूंढने जा रहे हैं एक एवरेज ड्यू डेट। इस बिल का ड्यू डेट 4 सितंबर है, 4 सितंबर के बाद देगा तो इंटरेस्ट लगेगा। इस बिल का डेट 4 नवंबर है, 4 नवंबर के बाद देगा तो इंटरेस्ट लगेगा। अमाउंट भी डिफरेंट है, इस बिल का अमाउंट अलग है, इस बिल का अमाउंट अलग है। यहां पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम सीखने जा रहे हैं वो यहां पे काम आ जाएगी। हम देखेंगे कि अगर ये बायर 1300 रुपया, 800 प्लस 15 500, 1300 रुपया किसी वो एक दिन बता दो जिसमें ये बायर, अगर ये 1300 रुपया एक साथ पे करेगा, अगर ये 1300 रुपये एक साथ पे करेगा तो उसको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो उसमें ना बायर का फायदा होगा ना सेलर का नुकसान, किसी का ना फायदा होगा ना किसी का नुकसान होगा। उसको बोलते हैं एवरेज ड्यू डेट। तो एवरेज ड्यू डेट इज दैट डेट ऑन विच the payment of all the bills can be made which are having different amounts and the different due dates, so that neither the seller nor the buyer is at loss। उसको बोलते हैं एवरेज ड्यू डेट। तो अब आपको फील आ रहा है कि यार देखो ये 500 तो 4 सितंबर को दे रहा है,
तो 4 सितंबर के बाद डिले अगर करेंगे तो इंटरेस्ट लगेगा 5 के, और ये 800 मुझे 4 नवंबर को पे करना है, और 4 नवंबर से पहले पे करूंगा तो मुझे रिबेट मिलेगा। तो समवट वी गेट अ फीलिंग दैट एवरेज ड्यू डेट, द डेट ऑन विच इफ ही मेक्स अ पेमेंट ऑफ 1300 ही नीदर हैज टू पे इंटरेस्ट नॉर ही विल गेट एनी डिस्काउंट। तो वो होगा कि 4 सितंबर के बाद, क्योंकि 4 सितंबर के बाद पे करेगा तो 500 पे इंटरेस्ट लगेगा, और वो सेट ऑफ हो जाएगा जो 800 पे रिबेट मिलता है जो आपको 4 नवंबर से पहले पहले मिलता था। तो जितना इस में डिले हो जाएगा, इस 500 को डिले करेंगे हम उतना टाइम के लिए कि वो इंटरेस्ट सेट ऑफ हो जाएगा जो इस 800 को हम प्रीपोन करेंगे पेमेंट के लिए, और वहां पे जो रिबेट मिलता, तो उन दोनों का सेट ऑफ करके जो एक ड्यू डेट आ जाएगी दैट विल बी द एवरेज ड्यू डेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और आगे हम एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंट करंट। तो मैं आपको दिखाऊंगा बैंक कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है, वो भी इस एवरेज ड्यू डेट के साथ लिंक्ड है। एक और जगह जहां पे ये एवरेज ड्यू डेट काम आ जाता है, जहां पे जैसे एक तो मैंने ये आपको दिखा था कि आपकी डिफरेंट बिल्स है और आपको एक साथ पेमेंट करनी है, या आपने एक साथ माल ले लिया, एक बार माल ले लिया और यू हैव टू मेक डिफरेंट पेमेंट्स, तो उसमें भी हमें ये एवरेज ड्यू डेट वाला कंसेप्ट आ जाता है। एंड द थर्ड इज वेरी इट्स यूज्ड इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट करते हो, वहां पे हो सकता है डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट टाइम्स में निकालते हैं। वन ऑफ द मेथड इज द प्रोडक्ट मेथड, अनदर मेथड इज द एवरेज ड्यू डेट मेथड। आप ड्यू डेट निकाल सकते हो कि उसकी ड्राइंग्स का, मैं क्यों बोल रहा हूं कि मैं एज्यूम करता हूं कि आपने पार्टनरशिप में वो चीजें पढ़ी है, तो उसकी ड्राइंग्स एक पर्टिकुलर दिन के बाद इंटरेस्ट लगेगा। एक हम कैसे करते हैं, हम बोलते हैं कि इस दिन निकाला तो अप टू द 31 मार्च इंटरेस्ट, अप टू द 31 मार्च। तो क्या हम सब बिल सारे अमाउंट को छोड़ देंगे कि यार यहां तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इसके बाद जितना भी टाइम पीरियड है टोटल अमाउंट का उतना इंटरेस्ट लगेगा, वहां पे भी ये चीज काम आ जाएगी मेरे दोस्तों, ठीक है। और अगर दोनों पार्टीज की आपस में ट्रांजेक्शन होती है वहां पे भी एवरेज ड्यू डेट काम आ जाता है। अभी जस्ट मैं इस एग्जाम्पल को लेता हूं, तो मैं आपको एक दिन दिखा दूंगा प्रैक्टिकली करके कि वहां पे ना इंटरेस्ट होगा, ना मतलब ना नुकसान हो जाएगा सेलर का, ना बायर का नुकसान हो जाएगा, उसको बोलेंगे मैं एवरेज ड्यू डेट, ठीक है दोस्तों। अब इसके स्टेप्स मैं आपको लिखा देता हूं कैसे करना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम करते हैं, हमें क्या निकालना है सर, हमें निकालना है एवरेज ड्यू डेट। अब देखो इसको कैसे करते हैं, बहुत आसान है। अमाउंट बोलो क्या था सर, अमाउंट 500 था और दूसरा अमाउंट था 800 और ये टोटल होता है 1300। वेरी गुड। अब मुझे बताओ ड्यू डेट क्या थी सर, एक की थी 4 सितंबर और दूसरे का था 4 नवंबर, ठीक है। अब यहां पे स्टेप नंबर 1 आपका आएगा। स्टेप नंबर 1 जो आपका आएगा बहुत आसान है, ये आपको कोई बेस डेट लेनी है, क्योंकि ड्यू डेट विल बी बेस डेट प्लस सम डेज, जो मैं अभी छुपा के रखता हूं, जब हम करेंगे स्टेप्स में कवर हो जाएगा। तो बेस डेट आपने कुछ भी लेनी है, आप कोई भी डेट लो ना, बोलो यहां से हम गिनेंगे, उसको बोलते हैं बेस डेट। मैं बोलता हूं यहां पे आपको क्या करना है, जो इनिशियल बिल का ड्यू डेट होगा उसको आप बेस डेट ले लो। तो यहां पे आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 1 टेक बेस डेट, कोई भी बेस डेट ले लो। तो कोशिश करो आप लोग, अब कोई भी डेट ले सकते हो आप, 1 जनवरी ले सकते हो, 31 मार्च ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे आप करोगे जो डिफरेंट बिल्स है, अभी हम कौन से केस करते हैं जहाँ पे डिफरेंट बिल्स है और एट द पार्टी वांट्स टू मेक ए सिंगल पेमेंट, तो वो बोले वो सिंगल पेमेंट वो किस दिन करेगा कि उसको ना इंटरेस्ट देना पड़े ना उसको डिस्काउंट मिले। दैट इज द एवरेज ड्यू डेट। एवरेज आपने पढ़ा है, जो मीन होता है कुछ चीज़ों का, उसको एवरेज बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ऑन एन उस बैट्समैन की एवरेज 50 है, तो क्या उसने हर मैच में 50 मार, नहीं, किसी मैच में 0 हो सकता है, किसी मैच में 100 हो सकता है, ठीक है। तो किसी बिल का पेमेंट पहले हो सकता है, किसी बिल का पेमेंट बाद में हो सकता है, बट वो एक ऐसी ड्यू डेट आ रही है कि जिसमें आपको ना इंटरेस्ट देना पड़ता है और ना आपको कोई रिबेट मिलता है। तो आपने कोई भी बेस डेट लेनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे आसान के लिए जो पहली ड्यू डेट आएगी उसको हम बेस डेट लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बेस डेट लेता हूँ 4 सितंबर, फिर हम बोलते हैं डेज फ्रॉम बेस डेट। अब मुझे बताओ ड्यू डेट 4 सितंबर को है, तो इस बिल का जो ड्यू डेट 4 सितंबर है और बेस डेट से कितना फर्क है सर, 0। क्यों सर, 4 सितंबर का ड्यू डेट है और मैंने जो क्वेश्चन में बेस डेट लिया है 4 सितंबर ले लिया, तो इस हिसाब से 4 सितंबर से 4 सितंबर तक 0 डेट है, 0 डेज है। कहां से देखते हैं, यहाँ से। तो फिर क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं हम यहाँ पे। ये थोड़ा तुम्हें याद होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर की होती है वहां पे भी ये चीज करते हैं। उसके बाद क्या करूंगा, प्रोडक्ट करूंगा। प्रोडक्ट किसका करना है, अमाउंट का नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट से। तो ये अगर मैं ए लिखूंगा, ये बी लिखूंगा, ये सी लिखूंगा, तो डी
डी किसके बराबर है सर, डी है ए इंटू सी, डी ए बराबर ए इंटू सी। तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा सर, प्रोडक्ट आ जाएगा 0। तो बेस डेट से 0 डेज ऐड करना है, ठीक है ना। दूसरा चीज क्या है, 4 सितंबर कहां से गिनना है, 4 नवंबर से। अब मुझे बताओ मेरे दोस्तों, 4 नवंबर से अगर आपको डेज गिनने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेज कैसे गिनते हैं। मैं आपको अभी ड्यू डेट और बाकी चीज़ों पे लाऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट पहले ये बेसिक एग्जांपल समझ लो, क्योंकि इससे आपको पूरे चैप्टर का समझ पहले ही इस बात से आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब मुझे बता दो, मैं ज़रा इसको थोड़ा सा इधर ले जाता हूँ। हाँ, मुझे बता दो मेरे दोस्तों, डेज कैसे गिनते हैं। अबे आपने क्या लिया, 4 सितंबर ले लिया, 4 सितंबर आपने ले लिया। आपको कहां तक जाना है, 4 नवंबर तक। क्या कोशिश करो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे याद किया करो। ये सितंबर आ जाएगा पूरा महीना, अक्टूबर समझने के लिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अब आपको कहां तक जाना है, 4 नवंबर, 4 नवंबर ये आ जाता है। अब मुझे बताओ 4 सितंबर से लेके 4 नवंबर तक कितने दिन है, ये आपको गिनना है, ये टाइम पीरियड गिनना है मेरे दोस्तों, आपको ये टाइम गिनना है। 4 नवंबर कितना दूर है कहां से, 4 सितंबर से। कैसे करते हो सर, सितंबर के कितने दिन हो गए हैं, सितंबर में कितने दिन, ये आपको पता है। ये कैलकुलेशन जो हम बचपन में करते थे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये चैप्टर आपको अभी, ये ट्रिक जो थी बचपन की, काम आ जाएगी। तो आपको दिन पता है हर मंथ में कितने हैं। हाँ सर, सितंबर में कितने मंथ हैं सर, सितंबर में 30 डेज है, तो सितंबर में 30 डेज होते हैं, मैं अगर ऊपर लिखूंगा। अक्टूबर में 31 डेज होते हैं, नवंबर में 30 डेज होते हैं, मुझे यहां तक अभी चाहिए, ठीक है। तो सितंबर के कितने दिन हो गए हैं सर, 1 2 3 4 तो हो गए। चौथा जो होता है, जो बेस डेट है, उसको भूल जाओ, उसको छोड़ना पड़ता है, एक दिन आपको छोड़ना पड़ता है। अब मुझे बताओ, अब कहां से कैलकुलेट करोगे सर, 5 सितंबर से गिनेंगे, क्योंकि 4 सितंबर जो डेट होता है, एक डेट आपको छोड़नी पड़ती है, चाहे आप डेट स्टार्टिंग डेट बोलो या एंडिंग डेट बोलो। जब आप बोलोगे कि आप मुझे 30 दिन बाद पेमेंट करना है, तो आज का दिन छोड़ के कल से गिनते हैं कि 30वां दिन कौन सा आ जाएगा, ठीक है। ये उसूल होता है, पहला दिन छोड़ के नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएगा, जो 30 डे हो जाएगा। तो दोनों दिन को नहीं लेना होता है, दोनों डेज इंक्लूसिव नहीं होते, एक दिन ही लेना होता है। तो अगर 4 को आपने उसको पैसे दिए, बोला 30 दिन बाद देना, तो 5 से गिनेंगे, 4 से नहीं गिनेंगे। तो यहां पे 4 तो हो गए, बचे कितने दिन सर, बचे 30 - 4 26 डेज, ऐसे गिनना होता है। उसके बाद क्या है, अक्टूबर का मंथ पूरा है, और नवंबर के कितने दिन है, 4 दिन है। तो यहां के आगे नवंबर 1 2 3 4 को देना है। तो आपने क्या किया, 4 सितंबर जो था बेस डेट, उसको छोड़ना है, एक दिन को आपको छोड़ना है। तो आप रखो स्टार्टिंग डेट को छोड़ेंगे, वहां से गिनेंगे। सितंबर के 4 दिन गए, टोटल डेज 30 है, 30 - 4 26 डेज बच गए, प्लस अक्टूबर पूरा महीना 31, और नवंबर के 1 2 3 4 दिन आ गए। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करने। अब टोटल करो कितना आया, 26 + 4 इज 30, 30 + 31 = 30, 61। तो ये नंबर ऑफ डेज कितना आया, 61 डेज। तो 4 नवंबर जो है वो 4 सितंबर से कितने दिन आगे है, 61 डेज। तो फिर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, 61 × 800, 61। ये जिस बच्चे ने पार्टनरशिप में प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला होगा, उसको ये समझ आएगा। यहाँ ही 61 × 800, तो ये आपका आएगा 48,800। अब इसका टोटल करो, प्रोडक्ट्स का टोटल करो और अमाउंट्स का टोटल करो, वो आएगा 0 + 48,880। तो एवरेज ड्यू डेट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इज इक्वल टू बेस डेट प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय टोटल ऑफ अमाउंट्स। जितने भी अमाउंट्स आपको पे करने हैं 1300, और प्रोडक्ट्स पे, प्रोडक्ट्स का जो सम है उस पर डिवाइड करो। तो बेस डेट कितनी आ गई आपकी सर, 4 सितंबर के बाद आपको पेमेंट करनी है, प्लस करो आप कितने दिन, 48,800 डिवाइडेड बाय 1300। जरा करो,
48800 डिवाइड बाई 1300, ये आ गया 37.53 डेज। तो ये आपका आ गया 4 सितंबर प्लस 37.53 डेज। अब डे तो आधा होता नहीं है, आप नहीं बोलोगे कि आपको अब ये पेमेंट करनी है 7 अक्टूबर को 12:30, दिन को आप बाइफ्रिकेट नहीं कर लेते हो। तो जो पॉइंट में आ जाएगा उसको आपने राउंड ऑफ करना है। क्या करना है? राउंड ऑफ करना है, उसको आपने नियरेस्ट वन में ले जाना है, ठीक है ना। तो जो फ्रैक्शन होता है उसको एक माना जाता है, क्योंकि 37 दिन के बाद आधा राउंड ऑफ नहीं करना होता, सॉरी 37 दिन के बाद जितना भी आगे आ जाएगा वो नेक्स्ट डे माना जाएगा, ठीक है ना। तो 37.53 डेज की जगह मैं कितना लूंगा? प्लस 38 डेज। अब 4 सितंबर से 38 डेज ऐड करना है। अगेन 4 सितंबर से 38 डेज ऐड करना है। 26 तो सितंबर के चले गए, हाँ सर 26 तो आपके सितंबर के चले गए। 38 में से मेरे दोस्तों बताओ 26 चले गए, कितने बचे? 12। तो 12 अक्टूबर विल बी योर ड्यू डेट। समझ आए? मैं दोबारा बोलता हूं, कितने डेज करने थे ऐड? 38 डेज। तो आपने क्या किए? 4 सितंबर से, सितंबर में 26 बचे, 26 चले गए, पीछे कितने बचे? 38 में से 26 लेस करो 12, तो 12 दिन ऐड करने। तो अक्टूबर में आप 12 दिन ऐड करो, 1 से लेके 12 तक। तो 12 अक्टूबर जो आएगा, तो आपका मेरे दोस्तों जो 12 अक्टूबर है वो है एवरेज ड्यू डेट। 12 अक्टूबर इज द एवरेज ड्यू डेट। अब एवरेज ड्यू डेट क्या है सर? वो दिन है जिस दिन अगर ये 1300 का पेमेंट करेगा तो ना इसको इंटरेस्ट लगेगा ना इसको रिबेट मिलेगा। अब जरा प्रैक्टिकली देखो मेरे दोस्तों, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था पर एनम और रिबेट के लिए भी 10% था। अगर अब देखो ये बोल रहा है कि मैं आपको 12 अक्टूबर को पूरे 1300 रुपए दूंगा, तो यही एवरेज ड्यू डेट का मतलब, एवरेज ड्यू डेट के हिसाब से ये मतलब हुआ है कि 12 अक्टूबर को इसको 1300 पेमेंट करना है और फिर इसको ना इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। क्या इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा कायदे से? अगर छोड़ो, मैं बोलता हूं इसने 500 लेट पेमेंट कर दिया, यस सर 500 का पेमेंट इसको 4 सितंबर को करना था, इसने पेमेंट कर दिया 12 अक्टूबर को, क्या इस पर इंटरेस्ट नॉर्मली लगेगा? द आंसर इज यस। लगेगा नहीं लगेगा? हम ट्राई कर रहे हैं कि क्या ये एवरेज ड्यू डेट का फंडा सही है गलत है। मैं बोलता हूं ठीक है सर, इसको 4 सितंबर को पेमेंट करनी थी, ये बोल रहा है कि मैं 12 अक्टूबर को पेमेंट करूंगा। तो नॉर्मल सिनेरियो में अगर ये 500 का पेमेंट 4 सितंबर की जगह 12 अक्टूबर को करता, 12 अक्टूबर को, तो मैं इंटरेस्ट लगाता इसको। तो मैं उसको बोलता भाई 500 पे मुझे 10% दे दे, इंटू कितने टाइम के लिए? सितंबर के 16 दिन और इसके 12 दिन, 38 दिन का मुझे इंटरेस्ट दे दे। 38 डिवाइड बाई 365, इतने का इंटरेस्ट लेता। हाँ सर मैं इसको इतने का इंटरेस्ट ले लेता। तो मैं लेता 500 इंटू 0.1 इंटू 38 डिवाइड बाई 365, तो मैं इसको 5.2 रुपीज का इंटरेस्ट लेता। 5.21 रुपीज का मैं इसको इंटरेस्ट लेता। क्यों? इसने डिले कर दिया। अब मुझे बताओ, यहां तक तो बिल्कुल बात ठीक है सर, हाँ इसको इंटरेस्ट देना पड़ता है 5.21। अब मुझे मेरे दोस्तों बताओ, ये 800 का पेमेंट इसको कब करना था? सर इसको 4 नवंबर को करना था। ये कब कर रहा है अब? सर ये 800 का पेमेंट 12 अक्टूबर को कर रहा है। अगर ये नॉर्मली 800 का पेमेंट जो इसको 4 नवंबर को करना था, अगर ये 12 अक्टूबर को करता तो क्या मैं इसको रिबेट देता? यस सर, वी वुड हैव गिवन हिम द रिबेट। हमारे पास कोई चारा नहीं था। कितना रिबेट देते सर? हम इसको अगेन 800 पे 10% देते। कितने दिन का? सर इसको 4 नवंबर को करना था, इसने 12 अक्टूबर को कर दिया। तो कितना दिन पहले कर दिया? 12 अक्टूबर तो छोड़ो, अक्टूबर में 31 डेज थे, 12 चले गए 19 और वो 4 दिन, तो सर इसने 23 डेज का पेमेंट जल्दी कर दिया। अक्टूबर के 12 को किया तो 12 से लेके 31 तक कितने आ गए? 19 दिन, और नवंबर के 4 दिन, तो 23 डेज पहले ही इसने पेमेंट कर दिया। तो 23 डेज का इसको क्या मिलेगा सर? रिबेट मिलेगा। तो इस हिसाब से कितना बनता? 800 इंटू 0.1 इंटू 23 डिवाइड बाई 365, तो 5.01। ये थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन की वजह से फर्क आ जाता है। अगर देखा जाए तो 5.01 मीन्स 5 रुपये का इंटरेस्ट इसको देना पड़ता, 5 रुपये का इंटरेस्ट इसको मिल रहा है। ये थोड़ा सा डेज में अप्रोक्सीमेशन का फर्क आ गया, अदरवाइज बिल्कुल सही है। तो जो ये बाद वाला पेमेंट करता है, 4 सितंबर के बाद पेमेंट करता है, वो सेट ऑफ होता है इस वजह से कि जो दूसरी बिल इसकी थी उसका पेमेंट वो पहले ही करता है मेरे दोस्तों। ये कंसेप्ट है एवरेज ड्यू डेट का।
ठीक है, इसके हम इलस्ट्रेशन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, और कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें करेंगे, और जो ड्यू डेट वाले कंसेप्ट थे जो लास्ट लेक्चर में उतना डेप्थ में नहीं किया था हमने, उस पर भी आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया इस चैप्टर का, जो बहुत ही आसान चैप्टर है और इसमें से आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस है। देखो क्या बोलता है इस चैप्टर से हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एवरेज ड्यू डेट एंड हाउ टू चूज जीरो डेट फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज ड्यू डेट। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल से बोल दिया है एवरेज ड्यू डेट क्या होता है और जीरो डेट दैट इज द बेस डेट वो कैसे लेते हैं। लर्न द टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग ड्यू डेट, तो ये भी हम करेंगे, ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर पब्लिक हॉलीडे होगा तब क्या होगा, अगर इमरजेंसी होगी तब क्या होगी, पब्लिक हॉलीडे संडे होगी, ये सपोज पब्लिक हॉलीडे आएगी, ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे होगा तब क्या होगा, वो सारी चीज़ हम करेंगे। लर्न कैलकुलेशन ऑफ द एवरेज ड्यू डेट वाइट द अमाउंट इज लेंट इन वेरियस इंस्टॉलमेंट्स, ये भी जस्ट मैंने एग्जांपल में कवर करा दिया। कैलकुलेट एवरेज ड्यू फॉर डिटरमिनिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप करते थे प्रोडक्ट मेथड से या वो फॉर्मूलाज होते थे, उसको हम कोशिश करेंगे एवरेज ड्यू डेट से कैलकुलेट करने की। उसके बाद फैमिलियर विद द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कैलकुलेशन द एवरेज ड्यू डेट व्हेन द अमाउंट इज लेंट इन वन इंस्टॉलमेंट बट रिपेमेंट इज डन इन वेरियस इंस्टॉलमेंट। अब उल्टा है, अमाउंट एक इंस्टॉलमेंट दे दिया और रिपेमेंट आपको वेरियस इंस्टॉलमेंट करने, ये भी हम करेंगे। एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड डेज ऑफ ग्रेस एंड लर्न द टेक्निक ऑफ मैच्योरिटी डेट बाय काउंटिंग द डेज ऑफ ग्रेस। एक कंसेप्ट लास्ट लेक्चर में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में थोड़ा सा डिस्कस कर दिया था, इस लेक्चर में इसको और अच्छे तरीके से कवर करेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, तो कल ये लेक्चर मतलब कल ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए, आज आधा करते हैं और कल आधा करते हैं। बोलते हैं ये एवरेज ड्यू डेट आपको कहाँ पे काम आता है सर, ये हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में कैलकुलेट करने में आसान होता है। हमारे पास प्रोडक्ट मेथड भी है बट ये भी हमें आसानी दे देता है, जहाँ पे डेज में होता है वहाँ पे शायद प्रोडक्ट मेथड हमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद वायर अमाउंट इज लेंट इन वेरियस इंस्टॉलमेंट, वायर अमाउंट इज लेंट इन वन इंस्टॉलमेंट बट द रिपेमेंट इज मेड इन मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स, व्हाट आर द ड्यू डेट्स, तो वो भी वहाँ पे हमें काम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एवरेज ड्यू डेट का मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। और इंपॉर्टेंट डेट आ रही है कि ड्यू डेट जो है यहाँ पे ड्यू डेट जो इसने लिखा है क्योंकि एवरेज ड्यू डेट के कंटेक्स्ट में, बट हम इसको मैच्योरिटी डेट बोलते हैं। हमने बोला था जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट्स, सिर्फ वो दो चीज़ें जो लास्ट लेक्चर में मैंने कवर करा दिया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उस चीज़ को देख लो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट्स। अदर देन दोस्त पेबल ऑन डिमांड, ये भी मैंने आपको वहाँ पे अच्छे से समझा दिया था क्या होता है। उनको छोड़ के बाकी भी जितने बिल्स होते हैं उनमें क्या होता है, 3 दिन ग्रेस ऐड होता है। तो बोलता है कि अगर बिल और इनवॉइस पेएबल है ऑन ए स्पेसिफिक डेट, जैसे मैं इनवॉइस की बात करूंगा, ट्रेड पीरियड में मैंने क्रेडिट पीरियड दे दिया 30 डेज का, तो वो 30 डेज के अंदर देना है, तो 30 डेज, तो अगर उस इनवॉइस का स्पेसिफिक डेट को पेमेंट करना है तो वो जो स्पेसिफिक डेट है वो उसकी ड्यू डेट हो जाएगी, वही उसकी मैच्योरिटी डेट हो जाएगी, तो उसी दिन पेमेंट करना है। बट अगर स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर डेट है तो वो मंथ्स ऐड करने हैं। जैसे मैंने बोला कि 30 दिसंबर को मैंने आपको सेल कर दी और आपको बिल ऑफ एक्सचेंज 30 दिसंबर को ड्रॉ किया, तो पेएबल आफ्टर 3 मंथ्स, तो आप करोगे 30 जनवरी, 30 फरवरी, 30 मार्च, तो 30 मार्च को ड्यू डेट आ जाएगी उसकी, क्योंकि जो उस कॉरस्पॉन्डिंग मंथ में जो डेट आती है वही मानी जाती है ड्यू डेट। और उसके बाद फिर 3 दिन ऐड करनी है, एक 31 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, तो 2 अप्रैल विल बी द ड्यू डेट, तो वो 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करना होता है। ये मैं लास्ट लेक्चर में भी अच्छे से कवर करा दिया था। ठीक है दोस्तों, ड्यू डेट विल बी ऑन द डेट विच कम्स आफ्टर एडिंग स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ्स डेज टू द डेट ऑफ द इनवॉइस प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। ठीक है दोस्तों, ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको कवर करा दिया, क्योंकि मैं क्यों अब सीक्वेंस में चलूंगा, जो भी एग्जाम्पल्स हो गए वो मैं सारे आपको कवर करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो एवरेज ड्यू डेट मैंने आपको बता दिया क्या होता है, जरा डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज द मीन और द इक्वेटेड डेट, द एवरेज डेट ऑन विच ए सिंगल टोटल पेमेंट दैट इज द 1300, जो मेरी एग्जांपल में थी, जिस दिन हम वो 1300 का पेमेंट करेंगे, मे बी मेड इन ल्यू ऑफ डिफरेंट पेमेंट्स 800 प्लस 500 ऑन डिफरेंट डेट्स, 4 सितंबर, 4 नवंबर, विदाउट एनी लॉस टू ईदर पार्टी, दैट इज द एवरेज ड्यू डेट। कौन सा आ गया था वो मेरा, 12 अक्टूबर। इट इज द मीन और द इक्वेटेड डेट on which a single total payment, that is 1300 in our case, may be made in lieu of different payments, that is the 800 and the 500 on different dates, that is the different due dates, 4th September and the 4th November, without any loss to either party. Where payment is not made on the average due date, if the payment is not made on the 12th of October, the party receiving the amount charges interest for as many days as the payment is delayed from the average due date. अब 1312 अक्टूबर की जगह अगर 12 नवंबर को देगा तो हम इससे 12 अक्टूबर से लेके 12 नवंबर तक, now for this 1300 the average due date is the
is 12th October. If he is paying on 12th October, fine, we will not be charging any interest. But every delay from the due date, that is the average due date, will incur the interest in the hands of the buyer. So the formula is average due date is equal to base date plus total of the products, that is the sum of the products divided by sum of the amounts. ठीक है ना? तो जीरो डेट स्टार्ट करना है, जीरो डेट स्टार्ट करना है, ठीक है, बेस डेट लेना है, और while ascertaining the number of intervening days plus or minus between the base dates, क्योंकि बेस डेट आप बाद में भी ले सकते हो, the due date of each transaction ignore the first date and include the last date. तो पहला दिन छोड़ना है और बाकी दूसरा दिन, लास्ट वाला दिन जो है वो इंक्लूड कर देना है. जो मैंने आपको दिखा था 4 सितंबर को छोड़ते हैं, बाकी 26 दिन बचे, और लास्ट में अगर 4 नवंबर था तो उसको कैलकुलेट कर देंगे, काउंट करेंगे. इफ ड्यू डेट इज फ्रैक्शन राउंडेड ऑफ, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बोला था अभी, अगर ड्यू डेट फ्रैक्शन है उसको राउंड ऑफ करना है. मतलब अगर 17.53 है, राउंड ऑफ का मतलब होता है 0.5 के अबो होगा तो एक माना जाएगा, 0.5 के नीचे होगा तो उसको इग्नोर करना है. मैंने गलत बोला था, इसको राउंड ऑफ, पता नहीं मेरे जहन में क्या चीज़ था, यहाँ पे राउंड ऑफ करने का इजाज़त है. तो 17.53 इज इक्वल टू 18 एंड 17.40 इज इक्वल टू 17 ओनली. इफ द अमाउंट इज पेड बिफोर ड्यू डेट देन द रिबेट इज गिवन. अब वही बात आ गई, अगर आपने 12 अक्टूबर से पहले दिया तो आपको 1300 पे differential days of from 12 October will be the rebate. And if the amount is paid, that is the total amount is paid after the due date, then the interest is charged. Whenever there is a sale of goods by 2 persons, अगर 2 पर्सन आपस में डील करते हैं कि मैं उसको बेचता हूँ, वो कभी मुझे बेचता है, या मेरा उससे हिसाब है, मैं उसको पेमेंट करता हूँ, वो मुझे पेमेंट करता है, और लास्ट में हम फिर सेटल करते हैं. हम उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. वहाँ पे जो है ड्यू डेट जो आएगी, सपोज मैंने उसको साल में 2 बार ट्रांजेक्शन्स कर दी, 2 बार मैंने उसको बेचे गुड्स, 3 बार उसने मुझे गुड्स बेचे, और नेट में अब मैंने ही उसको पैसे देने हैं, तो मेरी जो पेमेंट है, हो सकता है मेरा क्रेडिट पीरियड हो, उसका भी, उसने भी मुझे क्रेडिट पीरियड दिया होगा, मैंने भी दिया होगा, तो मेरी पेमेंट्स इस दिन पे ड्यू मर रही है, उसकी पेमेंट्स उसी दिन पे ड्यू पड़ रही है. तो हम क्या प्रैक्टिकली पेमेंट सेटल करेंगे? नहीं, हम नेट में देखेंगे, यार मैंने टोटल कितने, तुझे कितना भेजा, तूने कितना भेजा, अच्छा नेट में 500 रुपये देना है ना, तो 500 रुपये का मेरा ड्यू डेट क्या आ जाएगा. तो वहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा चेंज होता है, दैट इज द बेस डेट प्लस डिफरेंस इन प्रोडक्ट्स एंड द डिफरेंस इन अमाउंट. तो जब वो आ जाएगा तो दोस्तों मैं उस पर आपको ले जाऊँगा. ठीक है दोस्तों, अब जरा ड्यू डेट, दैट इज द डेट ऑफ मैच्योरिटी. यहाँ पे क्यों मैंने बोला, वहाँ पे ड्यू डेट नॉर्मली होता है कि जिस दिन वो नंबर ऑफ डेज हम ऐड करते हैं, बट मैच्योरिटी डेट में क्या होता है, अगर पेएबल ऑन डिमांड नहीं है तो 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड होता है, उसको मैच्योरिटी डेट बोलते हैं. बट इस चैप्टर के लिए हम ड्यू डेट और डेट ऑफ मैच्योरिटी एक ही माने चाहिए, दैट इज हम ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे अगर ग्रेस पीरियड ऐड होना है. ठीक है ना, तो इसमें क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है डेट ऑफ मैच्योरिटी. तो बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बोल दिया था आपको. मैच्योर्स ऑन द डेट इट विच फॉलोज ड्यू, एंड एवरी प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, every promissory note or bill of exchange other than those payable on demand or at sight or on presentment falls due on the 3rd day after which it is expected to be payable. तो जब आपने बोला था कि कब पेमेंट करना है, उसके बाद आपको जो वो ड्यू डेट आ जाएगी उसको 3 दिन ऐड करने हैं, तो वो उसका मैच्योरिटी डेट होता है. ठीक है ना, अब कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जिससे हमें कंसेप्ट आ जाएगा. पहले ड्यू डेट निकालना, क्योंकि ड्यू डेट निकालना हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको ड्यू डेट नहीं दिया होगा, तो आपको पहले ड्यू डेट निकालना है उसका, फिर देखोगे बेस डेट से कितना दूर है, फिर आप बाकी कैलकुलेशन करोगे. तो ड्यू डेट निकालने के लिए भी कुछ लॉजिक्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए. एग्जाम्पल मैं देता हूँ जो बुक में है, इससे थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी आपको मेरे दोस्तों. ए बिल डेटेड 30 सितंबर, एक बिल बना दी गई है जिसकी डेट है 30 सितंबर, इज मेड पेएबल 3 मंथ्स आफ्टर डेट. अब यहां पे क्या लिखा है वर्ड आफ्टर डेट, तो डेट क्या है 30 सितंबर. 30 सितंबर के बाद कब पेएबल है, 3 मंथ बाद पेएबल है. तो ये ऑन डिमांड तो है नहीं, तो एक डेट ऐड लिखा है, इतने मंथ बाद देना है, 3 मंथ बाद देना है. तो 30 सितंबर को इन केस में क्या करते हैं, जहां लिखा होता है कि इतने मंथ बाद देना है, इस डेट से इतने मंथ बाद देना है, तो उस मंथ में तीसरी जो मंथ होगा, अब मंथ है, अब डेज तो किसी में 30 होते हैं, किसी में 31 होते हैं, तो इसको कैसे हल करते हैं. अगर 30 सितंबर लिखा है तो जो तीसरे महीने में यही वाली डेट आएगी वो मानी जाएगी ड्यू डेट. तो 30 सितंबर के बाद क्या आएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. सर 30 दिसंबर हमें आ गया वो दिन, तो ड्यू डेट आ गया 30 दिसंबर. यहां तक ठीक है. हाँ, अब मुझे बताओ क्या ये ऑन डिमांड है, द आंसर इज नो. ऑन डिमांड नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ना ये ऑन डिमांड है, ना एट साइट है, ना ऑन प्रेजेंट है, प्रेजेंटमेंट है. इन तीनों केस में कोई केस नहीं है, आफ्टर डेट वाली कहानी है.
तो इसमें क्या हो जाएगा सर, इसमें डेज ऑफ ग्रेस 3 ऐड हो जाएंगे। अब 30 दिसंबर को हमने मेरे दोस्तों 3 दिन ऐड करने हैं, 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 जनवरी। तो ये तीसरा दिन जो आ गया, लास्ट वाला डे लेना होता है। तो 2 जनवरी इज द मैच्योरिटी डेट, या आप बोलोगे कि मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट इज द 2 जनवरी मेरे दोस्तों। इसी तरीके से मेरे दोस्तों 1 जनवरी को एक नोट बनाया था विच इज पेबल 1 मंथ आफ्टर साइट, 1 मंथ आफ्टर साइट। तो इसका ड्यू डेट क्या हो जाएगा 1 जनवरी। तो कॉरस्पॉन्डिंग मंथ में कौन सी डेट है, फर्स्ट डेट है, तो यस फरवरी में फर्स्ट डेट है, 1st, 2nd, 3rd, 4th। तो 4 सितंबर इज द 4th फरवरी इज द ड्यू डेट। अब बोलोगे सर अगर उस कॉरस्पॉन्डिंग मंथ में वो दिन है ही नहीं, जैसे 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को एक बिल ड्रॉ कर दी मेरे दोस्तों और उसका मैच्योरिटी पीरियड है 1 मंथ, तो ये कब आएगा सर 31 अक्टूबर, तो 31 नवंबर आएगा। सर 31 नवंबर तो होता ही नहीं है, तो जो उस मंथ का लास्ट डेट होता है मेरे दोस्तों, जो उस मंथ का लास्ट डेट होगा दैट विल बी द ड्यू डेट। तो 30 नवंबर विल बी द ड्यू डेट। उसको फिर ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे, अगर ग्रेस पीरियड ऐड होना होगा 1st, 2nd, 3rd दिसंबर विल बी द मैच्योरिटी डेट, या इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में हम उसको ड्यू डेट बोलेंगे। अब इंपॉर्टेंट है यह चीज, जो मैच्योरिटी डेट है, अब आपने वो 30 दिन ऐड कर दिए, 3 दिन ऐड कर दिए, फिर जो वो मैच्योरिटी डेट है मेरे दोस्तों, अगर वो हॉलीडे है, ये कब देखना है, डेज ऑफ ग्रेस ऐड करके देखना होता है, जो मैच्योरिटी डेट आ जाएगा। अगर डेज ऑफ ग्रेस ऐड होने उसके बाद जो मैच्योरिटी डेट आ जाएगा, मतलब जिस दिन आप प्रैक्टिकली पेमेंट देना है, मुझे बता दो मेरे दोस्तों, अगर वो हॉलीडे है, मतलब हमने किया कि अच्छा इस दिन को देना है, अच्छा मेरे दोस्तों वो आपको 30 फरवरी को देना है, सॉरी 30 मार्च को देना है, ओ 30 मार्च तो सपोज संडे आ रहा है, या जरा हम कैलकुलेटर करेंगे या हम कैलेंडर यूज करेंगे यहाँ पे। हाँ सपोज ड्यू डेट मेरा 29 मार्च आ रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। अगर मैंने कर दिया, कोई बिल बना दी जिसका मैच्योरिटी डेट जो आ रहा है ना वो 29 मार्च आ रहा है। अब 29 मार्च क्या है, पब्लिक हॉलीडे है, संडे है। पब्लिक हॉलीडे क्या होते हैं, या तो संडेज या वो छुट्टियां जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी होती, डिक्लेयर की होती है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की छुट्टियां हैं, दैट आर पब्लिक हॉलीडेज, जिसमें आपका रिपब्लिक डे आता है, इंडिपेंडेंस डे आता है, गांधी जयंती आता है ना, और बाकी डेज आ जाते हैं। तो 29 मार्च अब क्या है मेरे दोस्तों, पब्लिक हॉलीडे है। तो ये तो पहले ही पता होता है कि पब्लिक हॉलीडे है, तो इसमें क्या माना जाएगा, जो उससे पहले वाला दिन होगा, जो उससे पहले वाला दिन है 28 मार्च, जो उससे पहले वाला दिन है 28 मार्च, वो माना जाएगा मेरे दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको, 28 मार्च विल बी द ड्यू डेट। अब मेरे दोस्तों अब मुझे बता दो, सपोज खुदा ना खास्ता ये 28 मार्च आया था, अब अगर ऐसा हो गया कि जो 28 मार्च आ रहा है इसमें अगर ये बिजनेस डे होगा तो ये माना जाएगा। अगर इस दिन भी पब्लिक हॉलीडे है तो क्या होगा, जो इससे पहले वाला दिन था, तो हम बोलेंगे कि अगर डेट ऑफ मैच्योरिटी पब्लिक हॉलीडे है तो उससे पहले जो भी उस कंट्री में, आप इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पे बिजनेस डे होगा, दैट विल बी द बिजनेस डे। कंट्री के कंटेक्स्ट में देखेंगे, उस बंदे के कंटेक्स्ट में वो बोलेगा नहीं आज तो जुम्मा है, जुम्मा को मैं छुट्टी करता हूँ, बोलते तू जा बाढ़ में, ये मत बोल के मैं तो दुकान बंद रखता हूँ तो मेरा बिजनेस डे नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा, कंट्री के हिसाब से देखेंगे। तो अगर उस दिन जो पब्लिक हॉलीडे आया तो उससे प्रीसीडिंग बिजनेस डे जो होगा वो माना जाएगा आपको द डेट ऑफ पेमेंट, यू हैव टू मेक द पेमेंट, दैट इज योर ड्यू डेट। तो अगर उस दिन भी पब्लिक हॉलीडे होगी तो उससे पहले, तब बात यहाँ पे है कि अगर पब्लिक डे होगी मेरे दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि हाँ ये पब्लिक हॉलीडे, तो उससे पहले पेमेंट करनी है। बट अगर पब्लिक हॉलीडे नहीं है, बट जो मैच्योरिटी डेट आ गया उस दिन कंट्री में इमरजेंसी लग गई या अनफोर्सीन हॉलीडे हो गई, तो क्या होगा, तो जो नेक्स्ट फॉलोइंग बिजनेस डे होगा वो माना जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट। जैसे लास्ट ईयर की याद करो, अगर किसी का बिल का मैच्योरिटी डेट 22 मार्च आ गया, अब ये वेट कर रहा था, ये ठीक है 22 मार्च इज द मंडे, तो मैं मंडे को पेमेंट करूंगा। शाम को मोदी जी 21 मार्च को आ जाते हैं और बोलते हैं कल से 21 दिन के लिए
पूरे देश में लॉकडाउन रहेगा। तो मुझे बता दो मेरे दोस्तों, क्या वो बायर अगले दिन जाएगा उसके पास 22 तारीख को पेमेंट करने, या वो सेलर जाएगा पेमेंट देने के लिए, मांगने के लिए? द आंसर इज नो। क्यों? इमरजेंसी लग गई है। तो उस दिन में ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट वो नहीं माना जाएगा। वो उसको कोर्ट में नहीं ले सकता कि भाई तुझे तो आज 22 मार्च को पेमेंट करनी थी, तूने नहीं किया तो मुझे इंटरेस्ट दे दे जब तू पे करेगा। नहीं। तो लॉ ऑफ द लैंड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एट 1831 या 1881 सॉरी, या जो भी है वो देख लेना, वो बोलेगा नहीं भाई यू आर रॉन्ग, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम, इट इज एन अनफोर्सिन हॉलीडे, इट्स एन इमरजेंसी जो इसको भी नहीं पता थी। तो ये तुम इसको कैसे बोलोगे कि तुम इंटरेस्ट लोगे? तो जब भी नेक्स्ट फॉलोइंग बिजनेस डे माना जाएगा इंडिया में, उसके बाद से आप इंटरेस्ट ले लो, क्योंकि तब तक को पॉसिबल नहीं है ना बेचारे के लिए जाना, तो आप इससे इंटरेस्ट नहीं ले सकते। तो ये इसका रीज़न है, इमरजेंसी में क्यों एक दिन बाद लेते हैं और पब्लिक हॉलीडे में क्यों एक दिन पहले लेते हैं। समझ आए मेरे दोस्तों? हाँ सर, हमें अच्छे से विद लॉजिक समझ आएगा। अब आपको कभी नहीं भूलेगा कि इमरजेंसी में एक दिन बढ़ाना है कि लेस करना है। मोदी जी को याद करो, 21 मार्च को शाम के 8 बजे आता है, बायर पैसे लेके रेडी है, सेलर भी लिए कल मुझे पेमेंट करने लेने जाना है। सेलर जा नहीं सकता है, बायर आ नहीं सकता है, तो सेलर कल को उसको इंटरेस्ट नहीं मांग सकता है। ठीक है मेरे दोस्तों? हाँ सर ठीक है, हमें समझ आ गया। अब जरा एक एग्जाम्पल है मेरे दोस्तों, द फॉलोइंग आर द अमाउंट्स ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स बिटवीन द सेम पार्टीज। ठीक है ना? तो सेम पार्टीज है और डिफरेंट डेट्स है। 500 रुपया 3 जुलाई को ड्यू डेट है, 800 रुपया 2 अगस्त को ड्यू डेट है, 1000 रुपया कब ड्यू डेट है? 11 सितंबर को। सजेस्ट अ डेट, एक डेट बताओ ऑन विच ऑल द बिल्स में बी पेड। तो एक बिल है 500 की, दूसरी बिल है 800 की, तीसरी बिल है 1000 की, विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू इधर पार्टीज। सेलर और बायर बोलते क्यों ना यार एक ही दिन फाइनलाइज करते हैं जिस दिन ना उसको इंटरेस्ट का लॉस होगा ना उसको फायदा होगा। अब आपके पास आए, बोले आप करते हो सीए बेटा, जरा हमें इस कैलकुलेशन में मदद करके दो। तो आपने बोला कोई बात नहीं, हमने तो पढ़ा है लतीफ सर के पास एवरेज ड्यू डेट, ये तो बहुत आसान कंसेप्ट है, तो जरा बता दो फिर इनको। सर हम क्या करेंगे, हम पहले एक टेबल बनाएंगे। अब क्योंकि मैंने आपको ऐसा ही क्वेश्चन करा दिया तो मैं आपको टाइम बचाने के लिए यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ। सर हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक बेस डेट लेंगे। अब बेस डेट कौन सा लेंगे? सर कोई भी डेट ले सकते हैं, तो हम इनिशियल डेट लेते हैं 3 जुलाई। मैं बाद के क्वेश्चन में आपको कुछ और भी दिखाऊंगा। सर 3 जुलाई बेस डेट थे, तो हम बोलते हैं अच्छा ड्यू डेट 3 जुलाई 500, दूसरे का 2 अगस्त, डेट अमाउंट 800, तीसरे का 11 सितंबर का अमाउंट 1000। फिर क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 3 जुलाई, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट। कितना है मेरे दोस्तों? 3 जुलाई का पेमेंट कितना आएगा? 0। उसके बाद 2 अगस्त, तो 3 जुलाई से लेके 2 अगस्त कैसे करेंगे मेरे दोस्तों? 3 जुलाई, 2 अगस्त, यह आएगा जुलाई, ये आएगा अगस्त, ये आएगा सितंबर, ये आएगा अक्टूबर। ठीक है मेरे दोस्तों? जुलाई के कितने दिन होते हैं? 31। अगस्त के कितने होते हैं? 31। सितंबर के कितने होते हैं? 30, क्योंकि जुलाई इधर, अगस्त फिर इधर, यहां भी 31। अब बताओ आगे, जुलाई के कौन से दिन है? 3 तारीख, तो 3 तारीख को छोड़ेंगे, 31 माइनस 3 कितना हो गया? 31 माइनस 3 कितना हो गया? सर 28 डेज। और अगस्त के कितना? 2 दिन, फर्स्ट एंड सेकंड, तो 28 प्लस 2 कितना हो गया? सर 30 दिन। कितना हो गया मेरे दोस्तों? सर 30 दिन। उसके बाद क्या है? 11 सितंबर। अब कहां से देखना है? 3 जुलाई से देखना है। तो एक अप्रोच है, आप बोलोगे 3 जुलाई से लेके आपने देखना है 11 सितंबर तक। तो जुलाई के आ गए 28, अगस्त के पूरे 31 आ गए, 31 प्लस 28 इज 59। उसके बाद सितंबर के 11, 59 प्लस 11 इज 70 डेज। ठीक है? फिर क्या करोगे? इंटू करोगे, 500 इंटू 0 इज इक्वल 0, 800 इंटू 30, 8 3 जा 24, 1000 इंटू 70 इज इक्वल टू 70,000। उसके बाद क्या करते हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट्स, इनका टोटल करो 94,000। उसके बाद अमाउंट्स का टोटल दैट इज 2300। फिर क्या बोलोगे? जो एवरेज ड्यू डेट है वो बराबर होगी 3 जुलाई प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाई सम ऑफ टोटल्स। सम ऑफ प्रोडक्ट्स 94,000 डिवाइड बाई 23, तो 41 डेज।
तो 3 जुलाई से 41 डेज ले लो, वो आएगा आपको एवरेज ड्यू डेट। तो 13 अगस्त इज द डेट जिस दिन अगर वो सारी पेमेंट करेगा। ये तो 11 सितंबर को करना था ना मेरे दोस्तों, बट ये तो 3 जुलाई को करना था। इसको अगर लेट करेगा मेरे दोस्तों तो इंटरेस्ट लगेगा। इसको अगर लेट करेगा मेरे दोस्तों इंटरेस्ट लगेगा। इसको अगर प्रीपोन करेगा तो रिबेट मिलेगा। तो ड्यू डेट क्या आ गई 13 अगस्त। ये थोड़ा डिले हो गया, ये थोड़ा डिले हो गया, ये प्रीपोन हो गया, तो इसका रिबेट विल बी सेट ऑफ विद इसका इंटरेस्ट। तो दैट इज द एवरेज ड्यू डेट। अब देखो लॉस ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करेंगे, एज्यूमिंग 5% इज द इंटरेस्ट रेट, तो उसको कितना नुकसान होता है, बायर को कितना नुकसान हो रहा है। सर ये 11,000 का पहले ही पेमेंट देता है, 29 डेज पहले ही देता है। क्यों 13 अगस्त को देता है पेमेंट, देना था 11 सितंबर को, तो 29 डेज पहले ही पेमेंट करता है। तो सर इसको नुकसान हो रहा है 4 रुपये का। बट ये तो 2 पेमेंट्स तो लेट कर रहा है, 2 पेमेंट में लेट जो कर रहा है उसमें भी देखो तो इसका तो 4 रुपये का सेविंग हो रहा है, क्योंकि 4 रुपये का इंटरेस्ट देना था इसको, तो वो 4 रुपये का इंटरेस्ट उस 4 रुपये के इंटरेस्ट से नॉक ऑफ हो गया। तो ना डेटर को नुकसान हो रहा है ना सेलर को नुकसान हो रहा है मेरे दोस्तों। ठीक है, अब जरा दूसरा क्वेश्चन देखो। द फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू टू एक्स बाय वाई। द फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू टू एक्स बाय वाई। वाई वांट्स टू पे ऑफ ए ऑन 18th मार्च। वाई चाहता है कि इसको 18th मार्च को पे करे। वाई वांट्स टू, एक मिनट क्वेश्चन कहां गया, हाँ, द फॉलोइंग आर द अमाउंट ड्यू टू एक्स बाय वाई। Y wants to pay off A on 18th March और on 14th जुलाई। मतलब ये ऐसे ही बोलता है, आपको 2 केसेस बनाते। अब बताएगा कि अब आप बता दो कि अगर वो 18th मार्च को पे करेगा तो उसको कितना देना पड़ेगा। क्यों, अगर वो जल्दी पे करेगा तो उसको इंटरेस्ट रिबेट मिलेगा, और अगर वो बाद में पे करेगा उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 8% इंटरेस्ट रेट है। तो आपको पता है सर हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसमें एवरेज ड्यू डेट। फिर देखेंगे वो एवरेज ड्यू डेट से अगर पहले पेमेंट करेगा तो उसको रिबेट मिलेगा, और अगर एवरेज ड्यू डेट के बाद देगा तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तभी बोल रहा है डिटरमाइन द अमाउंट टू बी प्रीपेड इन ए और इन बी। सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों, सर हम एवरेज ड्यू डेट निकालेंगे। अब मुझे बता दो जल्दी जल्दी में एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालेंगे मेरे दोस्तों। ड्यू डेट दिया है, हाँ सर ड्यू डेट दिया है, कितना है मैं जल्दी जल्दी करूँगा। सर ड्यू डेट है 10 जनवरी, उसके बाद 26 जनवरी, उसके बाद 23 मार्च, उसके बाद 18 अगस्त। अब यहाँ पे सबसे ब्यूटीफुल चीज़ क्या है सर, 26 जनवरी रिपब्लिक डे है, 26 जनवरी रिपब्लिक डे। 18 अगस्त क्या है सर, 18 अगस्त आपका संडे है, तो उसकी जगह क्या हो जाएगा सर, 26 जनवरी की जगह क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, जो ड्यू डेट है, जो मैच्योरिटी डेट जो आपका आएगा सर ये नहीं रहेगा। यहाँ पे तो 10/1 ही रहेगा मेरे दोस्तों, पर यहाँ पे 25/1 रहेगा। क्यों, उसमें आपको एक दिन पहले पेमेंट करना होता है। यहाँ पे 23 मार्च ही रहेगा मेरे दोस्तों। और ये आपका 18th संडे है, तो आपको सैटरडे को ही पेमेंट करना पड़ेगा, तो 17 नॉट। अब हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों, अमाउंट देखेंगे कितना आ रहा है, अमाउंट बता दो। 500, 1000, 3000, 4000, 500, 1000, 3000, 4000। अब क्या बोलोगे सर, बेस डेट से देखेंगे कितना दिन, तो बेस डेट कोई भी ले लो सर, हम बेस डेट लेंगे 10 जनवरी, तो डेज फ्रॉम बेस डेट, तो इसमें कितना आएगा 0। अब 25 जनवरी तक कितना आएगा, 10 को छोड़ दो, 10 के बाद 25 तक कितने आएंगे सर, 15 दिन आ जाएंगे। अब 25 जनवरी के बाद एक और तरीका मैं दिखाता हूं करने का। अब यहां पे साल तो नहीं लिखा है, पूरा साल नहीं लिखा है, कौन सा साल है, तो आप फरवरी को 28 दिन मानो। क्यों, आपको पता नहीं है कि लीप ईयर है कि नहीं है, तो 75% प्रोबेबिलिटी है कि ये लीप ईयर नहीं होगा, तो आप 28 डेज ही मानोगे फरवरी के। ये पता चला ना 75% प्रोबेबिलिटी कैसे है, 4 साल में एक बार होता है, तो 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी की लीप ईयर होगा, तो 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी की लीप ईयर नहीं होगा। तो इधर 15 दिन आ गए। अब 23 मार्च को देखो 10th जनवरी से, तो एक तरीका है कि 10th जनवरी के बाद कितने रहे, 31 जनवरी के, 31 जनवरी के रहे, कैलकुलेटर हाथ में रखो सर, 31 जनवरी के रहे, सॉरी 10 तो गए ना, तो सर 21 जनवरी के, 28 फरवरी के, 23 मार्च के, कितना आए 72 डेज।
अब दूसरे के लिए कितना देखता है, 18 अगस्त। अठारह अगस्त के लिए क्या करेंगे अगेन, जनवरी के 21, फरवरी के 28, मार्च के 31, उसके बाद अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 17। कितना आया मेरे दोस्तों, 219 दिन। उसके बाद क्या करेंगे सर उसके बाद हम करते हैं प्रोडक्ट, 500 0 15 का या 15, 1 2 3, उसके बाद 3000 इंटू 72, 2,16,000, उसके बाद 4000 इंटू 219, 8,76,000, उसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, कितना आएगा, 500 प्लस 1000 प्लस 3000 प्लस 4000, 8500। और प्रोडक्ट्स का सम करेंगे, 15,000 प्लस 2,16,000 प्लस 8,76,000, कितना आया, 11,07,000। अब क्या हो जाएगा, ड्यू डेट किसके बराबर होगा, दैट इज एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल 10 जनवरी प्लस 11,07,000 डिवाइड बाई 8,500, कितना आया वो, 130 डेज। तो ये आएगा 10 जनवरी प्लस 130 डेज, 130 डेज। अब कैसे करोगे, 10 जनवरी से लेके 130 डेज आपको कैलकुलेट करने हैं। मैं आपके लिए ये करता हूं, आप लोग खुद प्रिपेयर कर देना, मैं 1-2 क्वेश्चन में दिखाऊंगा, बाकी मैं नहीं दिखाऊंगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने दिन है मेरे दोस्तों आपके, 130 दिन 10 जनवरी से। अब 130 लिखो कैलकुलेटर पे, माइनस जनवरी के 21, जनवरी के 21 दिन चले जाएंगे, फरवरी के 28 चले जाएंगे, मार्च के 31 चले जाएंगे, अप्रैल के 30 चले जाएंगे, बचे कितने दिन, बचे आपके 20 दिन, तो वो आएंगे मई। तो 20 मई विल बी योर ड्यू डेट। समझ आया कैसे किया मैंने, दोबारा बताता हूं। 130 दिन थे, हाँ सर 130 दिन थे, तो जनवरी का कौन सा था, 10 जनवरी। 10 जनवरी से लेके आपको 21 दिन देख 130 दिन देखे, तो आप क्या करोगे, 21 दिन जनवरी में हो जाएंगे, तो 130 माइनस जनवरी के 21, फरवरी के 28, मार्च के 31, अप्रैल के 30 और मई के बचे फिर 20। तो 20 मई विल बी योर ड्यू एवरेज ड्यू डेट। तो अगर ये 20 मई को पेमेंट करेगा तो ना इसको इंटरेस्ट मिलेगा, ना इसको इंटरेस्ट देना, मगर ना इसको रिबेट मिलेगा, ना इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है ये मेरे दोस्तों, क्वेश्चन में बोलता है कि ये कब पे करना चाहता है, 18 मार्च को। अगर ये 18 मार्च को देगा 8500 और 8% इंटरेस्ट है 18 मार्च और 14 जुलाई, तो अगर ये मेरे दोस्तों 18 मार्च को, और दूसरा एग्जांपल क्या था, 14 जुलाई को पे करेगा, तो यहां पे क्या मिलेगा इसको, सर इस केस में इसको रिबेट मिलेगा, और दूसरे वाले केस में इसको क्या मिलेगा, दूसरे वाले केस में इसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अब जो है दूसरे लेक्चर में आएगा, क्योंकि मेरा लैपटॉप फ्रीज हो गया।